नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के जीनियस सुभाष सर में। ठीक है, तो हमने एक इंडिया जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रखी थी और खास करके आपके एनटीपीसी रेलवे के लिए और एसएससी के संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी बच्चों का। ठीक है, और क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली है और रहती भी है। और आज जो इस श्रृंखला की आपकी 9 नंबर क्लास है और जितने भी जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों से संबंधित आपको विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। और मैं आप बच्चों को ये भी कहता भी हूँ, एक ही क्वेश्चन ऐसा कर दिया चलो स्किप कर लिया, और ऐसा नहीं, उस क्वेश्चन का पूरा की पूरा तरह एनालिसिस करने की आप थोड़ी सी क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना सको, तभी तो आपका ग्राफ बढ़ेगा अभी। ठीक है भी, तो आज की आपकी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी किया करो भाई। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आप बच्चों को कहता हूँ भाई, ज्ञान है ना वो बांटने से ही बढ़ता है। विज्ञान जो है वो आपका क्या है, हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। तो ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बांटते रहिए, ताकि आपके पास डबल होके आता रहे भी। ठीक है, तो आज की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, 9 नंबर जो आपकी क्लास रहेगी, और इस क्लास का आज पहला ही जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भी, बहुत बढ़िया भी। आंसर भी देने की कोशिश करो आप सभी के सभी बच्चे भी। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है भी। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है, पर्वत संरक्षण से, वन संरक्षण से, पानी संरक्षण से, या फिर नदी संरक्षण से। आपको ध्यान होना चाहिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से भी। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए उत्तराखंड से। जवाब दो इतने आप सभी बच्चे। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करिए भी। किसका? चमोली जो जिला है, उस चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए 1973 से भी। ठीक है भी, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत जो करने वाले प्रमुख जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे भी। कौन थे? सुंदर है लाल है। ठीक है भी, बहुत बार रिपीट होता है सुंदरलाल बहुगुणा का। जैसे जिक्र करें सुंदरलाल बहुगुणा है, या फिर गोरा देवी का जिक्र आता है भी। सबसे ज्यादा किसका आता है? गोरा देवी का जैसे जिक्र आता है। तो हिमालय क्षेत्र के अंदर वन संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था वो किस आंदोलन ने दिया था? आपके चिपको आंदोलन ने दिया था। चिपको आंदोलन इसलिए इसको दिया गया है नाम में भी, वो लोग गोरा देवी का मैं जैसे जिक्र करूं, वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो वृक्षों के साथ लिपट गए थे भी, उनको ना काटा जाए, तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन इसका नाम दिया गया था। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था भी। तो ये आपका जो था वन संरक्षण से संबंधित था भी। किससे संबंधित था? आपका वन संरक्षण से संबंधित था, पेड़ पौधों के संरक्षण से ये क्या था, संबंधित था। और आपको ध्यान होना चाहिए, इसके आते आते इस आंदोलन के कारण 1980 में ये फिर प्रतिबंध लगा दिया था भी, आगे आने वाले 15 वर्षों तक किसी भी तरह का कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा। ठीक है भी, नदी संरक्षण अगर आप जिक्र करो तो नर्मदा बचाओ आप पढ़ सकते हो भी। नर्मदा बचाओ का जो संबंध था ना, वो किससे था? वो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन का जो संबंध था, जो वो नदी संरक्षण से था भी, या पानी संरक्षण से भी कर सकते हो, नदी संरक्षण। तो ये जरूर याद करो, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, बहुत बढ़िया भी। ठीक है भी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी पूछा गया है भी, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट का जिक्र किया है भी। कौन सा है? तारापुर का जिक्र किया है, काकड़ा पार है, केगा है, या फिर कल्पक्कम परमाणु संयंत्र है? कमेंट करके बताने की कोशिश करो आप सभी बच्चे भी। ये सारे के सारे परमाणु संयंत्र है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में? आपका महाराष्ट्र में है। काकड़ा पार का जिक्र करें तो ये आपका गुजरात में रहेगा भी। कहाँ रहेगा? आपका गुजरात में है। केगा परमाणु संयंत्र का जिक्र करें तो ये कर्नाटक में है भी। किस राज्य में? आपका कर्नाटक में है। और कल्पक्कम का जिक्र करें तो ये आपका चेन्नई तमिलनाडु जिक्र करोगे भी। क्या करोगे? चेन्नई तमिलनाडु का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, चेन्नई तमिलनाडु। तो ये आपको मैंने हमेशा आपको कहा है भी, भौगोलिक स्थिति आपको याद होनी चाहिए भी, ये कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो था वो तारापुर परमाणु संयंत्र था, आपको ध्यान होना चाहिए। 28 अक्टूबर 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भी, 28 अक्टूबर का जिक्र करें, 28 अक्टूबर 1969 को भी, ठीक है, स्थापित किया गया था। जरूर आपको इसके बारे में पढ़ना है। पहला जो एटॉमिक सेंटर जो बनाया गया था ना, वो कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। इसके अलावा आप रावत भाटा का भी जिक्र कर सकते हो, राजस्थान में है। नारोरा का भी जिक्र कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र कर सकते हैं। ठीक है भी, कल्पक्कम का और मैंने केगा का, कागड़ा पार का, एक काकीनाडा का भी जिक्र कर सकते हो, कुंडकुलम का भी जैसे आप जिक्र कर सकते हो, कुंडकुलम भी है। तो ये आपके परमाणु संयंत्र
संयंत्र है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए भी, ठीक है। परमाणु संयंत्र है, याद करना जरूर। महाराष्ट्र में जो तारापुर है ये पहला है, काकड़ा पार गुजरात है, केगा जो या केग जिसको जिक्र करते हैं ये आपका कर्नाटक में है, कलपक्कम जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, चेन्नई तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1942 है, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1944 या फिर 1945। बताओ कमेंट करके। यूएनओ जो है इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे, बहुत बार पूछा गया भी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो रहेगा वो न्यूयॉर्क में रहेगा भी। कहाँ पर है आपका, न्यूयॉर्क में क्या है इसका मुख्यालय है। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य जो देश है आपको ध्यान होना चाहिए 193 सदस्य देश है भी। कितने सदस्य देश, 193 सदस्य देश है। 193 सदस्य देश बना था वो दक्षिणी सूडान बना था भी। कौन सा बना था, दक्षिणी सूडान बना था, ठीक है भी, याद करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी यूएनओ का मैं जिक्र करूं तो उस समय कितने सदस्य देश थे, इसके 51 सदस्य देश थे भी। कितने सदस्य देश थे, 51 सदस्य देश थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं इसके 193 सदस्य देश हैं। तो ये बना था आपका 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है भी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए इसको स्थापित किया गया था, विश्व शांति स्थापित करने के लिए। यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो शांति स्थापित करने के लिए भी राष्ट्र संपूर्ण विश्व में क्या हो, शांति हो, तो उसको स्थापित करने के लिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय जरूर याद करना न्यूयॉर्क है। इसके वर्तमान सदस्य 193 है। जब बना था कितने सदस्य देश थे, 51 सदस्य देश थे। और कई बार पूछा गया भी इसके वर्तमान में महासचिव, इसमें सबसे बड़ा पद जो होता है वो महासचिव का होता है। किसका होता है, सबसे बड़ा पद महासचिव का होता है। और वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो एंटोनियो, ठीक है भी, एंटोनियो गुतेरेस है भी। आपको ध्यान होना चाहिए एंटोनियो गुतेरेस है। तो एंटोनियो गुतेरेस किस देश के, आपको ध्यान होना चाहिए पुर्तगाल के है भी। किस देश के हैं, पुर्तगाल के हैं। और पुर्तगाल की राजधानी मैंने एक दिन पहले भी बताई थी आपको, लिस्बन है। तो एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में इसके यूएनओ के महासचिव है जो पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं भी, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए भी, बहुत बढ़िया ऐसे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी विंध्याचल और हिमाचल पहाड़ियों के बीच में कौन सी होकर बहने वाली नदी का जैसे जिक्र किया अभी। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है आपकी, गंगा है, यमुना है, ताप्ती है, नर्मदा है। आपको कमेंट करके ये चीजें बतानी है भी, ठीक है। मैंने जैसे गंगा और नर्मदा, ये विंध्याचल और सतपुड़ा जो है आपको ध्यान रखिए किस राज्य में, ये पर्वत श्रृंखला आपकी मध्य प्रदेश में भी। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। मैंने कई बार आपको बताया है भी, जब दक्षिणी भारत से, उत्तर भारत से दक्षिणी भारत में हम जाते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत है, इन पर्वतों को पार करके ही दक्षिण भारत में क्या करते हैं, हम प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर एक नदी बहती है, इन दोनों पर्वतों के बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का आपको नाम बताना है तो जरूर बता सकते हो। आपको ध्यान भी होगा ये नर्मदा है आपकी, क्या है आपकी सबसे जो प्रायद्वीपीय भारत का अगर मैं जिक्र करूं तो नर्मदा नदी है। अमरकंटक से निकलती भी, कहां से निकलती है, अमरकंटक का जिक्र करें, अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। और अमरकंटक से निकल के किस में जाके मिलती है, ये अरब सागर में भी, क्या मिलती है, अरब सागर में, ठीक है भी। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है भी। ऐसी इनमें निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली जो नदी है वो आपकी नर्मदा है। ताप्ती भी डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, एस्चुरियन बनाती है भी। जैसे मैंने बताया ना भी, क्या बनाती है, एस्चुरियन बनाती है। एक नदी तो ऐसे बहते बहते समुद्र में जब मिलती है तो यहाँ पर ये गाद बिछाती है, मिट्टी बिछाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। परंतु नर्मदा यहाँ से जो निकलती है ना, ये बहते हुए सीधी अरब सागर में ऐसे गिरती है, तो अपने साथ जो गाद बहा के लेके जाती है वो सारी की सारी किस में डाल देती है, अरब सागर में डाल देती है। यहाँ पर एक कट सा बन जाता है, इस कट को किस नाम से जानते हैं, एस्चुरियन के नाम से जानते हैं। तो एस्चुरियन बनाने वाली आपकी नर्मदा है। दक्षिणी भारत की मौसमी नदी है, बरसाती नदी है, बड़ी नदी है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी मध्य भारत की या दक्षिण भारत की बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी नर्मदा है। मौसमी नदी है, बरसाती नदी है, बारिश के समय में इसमें क्या होता है, पानी होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। बड़ी है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अरब सागर में गिरती है, किस में गिरती है, आपकी अरब सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। धुआंधार जलप्रपात का नाम सुना होगा, वो भी इसी नदी के किनारे क्या है, आपका स्थित है। इसके बाद में और भी पढ़ सकते हो, गंगा आपकी गंगोत्री से निकलती है, लगभग 2525 किलोमीटर का सफर तय करके किस में मिलती है, आपकी गंगा सागर में मिलती है। बंगाल की खाड़ी का जिक्र करें, यमुना है, ये लगभग आपका मैं जिक्र करूं, यमुना जो है ये
कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के, और आपको ध्यान होना चाहिए संगम, जैसे मैंने बताया है भी गंगा यमुना सरस्वती जो आपकी नदी है, गंगा यमुना सरस्वती नदी है, उसमें जाके क्या है गंगा में प्रवेश कर जाती है। इलाहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी आपकी कौन सी रहेगी, वो भी आपकी यमुना रहेगी। भी ताप्ती भी जिक्र कर सकते हो, लगभग 700 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। ये भी मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये भी सूरत के पास, आपको ध्यान होना चाहिए किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये ध्यान होना चाहिए। ताप्ती नदी है, इसी को ही तापी नदी कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे भी तापी और ताप्ती नदी अलग अलग है कि नहीं भाई, तापी और ताप्ती एक ही नदी है। ठीक है, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा ग्लेशियर नहीं बनाती, ताप्ती भी ग्लेशियर है, सॉरी डेल्टा नहीं बनाती भी। ठीक है, मांडले जेल का जिक्र आया है। अभी मांडले जेल कहाँ पर है स्थित है, अभी मांडले जेल जो है वो कहाँ पर है स्थित है, कमेंट करो भाई सभी के सभी बच्चे भाई। मांडले जेल का जिक्र किया है, मांडले जेल कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, अंडमान निकोबार या फिर रंगून का भी। मांडले जेल आपको ध्यान होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता संग्राम का जब हम जिक्र करते हुए, स्वतंत्रता संग्राम का जैसे हम जिक्र करते तो स्वतंत्रता संग्राम जो था ना, स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे उन नेता को कैद करके क्या कर दिया जाता था, यहाँ पर भेज दिया जाता था। खास करके मैं मांडले जेल में जिक्र करूँ तो बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे बहादुर शाह जफर का हम जिक्र करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जैसे जिक्र करें, ऐसे हमारे जो वीर सेनानी थे वो इस जेल के अंदर क्या रहे थे, बंदी रहे थे। तो यंगून के अंदर है भी, ये वर्मा में है, आपको ध्यान होना चाहिए। मांडले जेल कहाँ पर आपकी, वर्मा या म्यांमार का जैसे जिक्र करें, वर्मा या म्यांमार है, वहां पर है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर कड़ी यातनाएं दी जाती थी, जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना उनको कड़ी यातनाएं दी जाती थी। तो मांडले जेल जो रहेगी वो यंगून में रहेगी। इसके अलावा आपको जैसे अंडमान निकोबार में यहाँ पर सेलुलर जेल रहेगी भी, क्या रहेगी आपकी, सेलुलर जेल रहेगी, आपको ध्यान होना चाहिए। इसी को ही काला पानी कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है, काला पानी कहा जाता है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। काला पानी या सेलुलर जेल जो आपकी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पोर्ट ब्लेयर का जिससे जिक्र करते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे सैनिक थे उनको भारतीय कहाँ पर भेज दिया जाता था, उस सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। वहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी, और इतनी दूर होने के कारण समुद्र से तो तैर कर आ नहीं सकती थी, इसीलिए इसको काला पानी भी कहा जाता है। ठीक है भी, महाराष्ट्र में आप पढ़ सकते हो यरवदा जेल है भी, क्या है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यरवदा जेल अगर आपसे पूछे तो यरवदा जेल जो रहेगी वो महाराष्ट्र में रहेगी, पुणे के पास है। और खासकर महात्मा गांधी भी कहाँ रहे थे, महात्मा गांधी भी यरवदा जेल में बंदी रही थी। खासकर 1930 से 1940 के दशक की मैं बात करूं तो उस दशक में बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें कैद किया गया था। 1866 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था, यरवदा जेल का मैं जिक्र करूं तो थोड़ी सी सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए भाई, और जानकारी होनी चाहिए जितनी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपका है, भारत भारतीयों के लिए किस संस्था ने दिया था भी, ये एक संस्था ने एक नारा दिया था भी, भारत है ना वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, अभिनव भारत है, या फिर इनमें से कोई नहीं भी, बताओ कमेंट करके। ब्रह्म समाज का मैं बता देता हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 का जिक्र करें। ठीक है भी, वैसे तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्रह्म समाज पहले आत्मीय सभा था भी, क्या था आपको ध्यान होना चाहिए, आत्मीय सभा थी, आपको ध्यान होना चाहिए। और आत्मीय सभा ही फिर बाद में आपकी क्या बनी थी, ब्रह्म समाज बनी थी 1828 में। किसने इसको बनाया था, राजा राम मोहन राय ने भी। ठीक है, राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है भी, मोहन राय जो है राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को नारी का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि सती प्रथा का अंत करवाने वाले जो थे आपके राजा राम मोहन राय थे भी। कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के लिए सबसे ज्यादा किसको जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। परंतु हमारा यहाँ क्वेश्चन है भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था का है, तो ये आपका आर्य समाज का है। किसका नारा है, ये आपका आर्य समाज का है। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले कहा था भी, भारत ना वो सिर्फ किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। जबकि वर्म समाज भी आपको पढ़ना चाहिए भी, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने लॉर्ड विलियम वेटिंग से मिलकर किसका विरोध किया था, किसका अंत करवाया था 1829 में, सती प्रथा का भी। किसका अंत करवाया था, सती प्रथा का अंत करवाया था। तो ये चीजें आप पढ़ो भी। इसके अलावा आर्य समाज मैंने बहुत बार बताया भी है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती का जिक्र करें भी, किसका, दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती ने आपको ध्यान होना चाहिए कहा था भी, वेदों की ओर लौटो भी, क्या कहा था, वेदों की ओर
लोटो इन्होंने ये बात कही थी भी, और लोटो ये नारा दिया था। और दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा था जिसको कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश, भी क्या कहा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए ठीक है, ये जरूर आपको पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सी गौशालाएं बनाई थी, और डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक सब, ठीक है भी, जैसे हंसराज का मैं जिक्र करूं बाद में आर्य, तो आर्य समाज के संस्थापक भी कौन थे, दयानंद सरस्वती जी थे। भी कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकार की रचना की थी और वेदों की ओर लौटो ये भी कहा था। वीडी सावरकर ने वेद अभिनव भारत की स्थापना की थी। वीडी सावरकर ने किसकी की थी, अभिनव भारत की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था कि राजा को मंदिरों का धन जब्त कर लेना चाहिए, किसने कहा था अभी राजा को मंदिरों का धन है वो क्या कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, बताओ कमेंट करके। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। किसने कहा था भी राजा को मंदिर का धन कब्जा कर लेना चाहिए, कौटिल्य ने, महात्मा गांधी, जयदेव या हरिशंकर परसाई भी, बताओ भाई कमेंट करके कौन सा है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, भी क्या पुस्तक लिखी थी इन्होंने, अर्थशास्त्र लिखी थी। किससे संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, आपकी राजनीति, यानी एक राजा शासन कैसे चलाए, राजा शासन कैसे चलाए ये था इसमें वर्णन था भी, राजा शासन कैसे करे इसके वर्णन था। ये कौटिल्य है, इसी को ही चाणक्य कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। किसका गुरु था, आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का भी, ठीक है भी। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला जो था वो कौन था, आपका कौटिल्य था भी, ठीक है भी। तो बताओ भी किसने कहा था भी राजा को मंदिरों का जो धन है वो जब्त कर लेना चाहिए, वो कौटिल्य ने ही कहा था भी। किसने कहा था, कौटिल्य ने कहा था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। और राजा शासन कैसे चला इसका इसमें सारा का सारा वर्णन है, राजनीति से संबंधित है। चाणक्य भी इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखिए, विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है, ठीक है भी। और चाणक्य बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति था, मैंने कई बार आपको ध्यान होना चाहिए बताया भी है। घनानंद ने इसका क्या किया था, अपमान किया था, और उसी का अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने एक बच्चे को तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है भी। महात्मा गांधी आप पढ़ सकते हो, महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। हरिशंकर परसाई आपके क्या है, हास्य व्यंग्य कवि है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई को बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं। हास्य व्यंग्य क्या थे, ये कलाकार थे, मतलब लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होता है। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, भी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, जहांगीर शाह था, मोहम्मद शाह था, या फिर बहादुर शाह जफर था, फिर या अकबर था। भी नादिर शाह ने, बताओ कमेंट करके। नादिर शाह ने 1739 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। भी कब किया था, 1739 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जिसको करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। करनाल का युद्ध कहा जाता, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ जो इसका सेनापति जो था वो अहमद शाह अब्दाली था। भी कौन सा, अहमद शाह अब्दाली था, आपको ध्यान होना चाहिए। और अहमद शाह अब्दाली आपको ध्यान होना चाहिए भारत के ऊपर फिर आक्रमण करता है 1761 में, जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। भी कौन सा होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है भी। तो ये बताना है आपको किसके शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ये ईरानी था, भी आपको मैंने कई बार बताया भी, क्या था, ईरानी था, ठीक है। इसने जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद शाह के समय में। ये मोहम्मद शाह वही है जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। भी मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरे साथ 1719 से लेके, ठीक है, 1748 तक क्या किया था, इसने शासन किया था। तो जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था ना, तब ये दिल्ली का राजा था और रंगीला था। वैसे मैंने बताया है भी नाचने गाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, नाचने गाने बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जिसकी इस अयासी की वजह से ही भारी आक्रमणकारियों ने क्या किया था, इसके समय आक्रमण किया था। बहुत आक्रमण हुए थे इसके समय में। तो बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला है, इसको बहादुर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके समय में नादिर शाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था। नादिर शाह मैंने बताया था भी कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था। भी क्या ले गया था, कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में तख्ते ताउस का जिक्र करे, भी क्या जिक्र करे, तख्ते ताउस भी लूट के ले गया था। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। जहांगीर शाह जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है भी, इरादत एक इतिहासकार थे, इरादत का मैं जिक्र करूं, इरादत खां ने इसको क्या कहा था, लंपट मूर्ख कहा था। भी क्या कहा था, लंपट
मूर्ख कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो उपाधियां दी गई है ना, वो किसी न किसी इतिहासकार, किसी न किसी विद्वान के द्वारा दी गई है। जैसे मैं बोलता हूँ भी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसने कहा था? विंसेंट महोदय ने उसको कहा था। तो इरादत खान जो थे इतिहासकार थे, इन्होंने इसको लंपट मूर्ख की क्या दी थी, उपाधि दी थी। बहादुर शाह जफर भी आपको मैंने कई बार बताया भी, बहादुर शाह जफर, ठीक है, अंतिम मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक थे जिनको कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। अकबर एक बड़े प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। मैं बार बार इनके बारे में भी आपको बताता रहता हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है अभी, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं, ये आपको बताना है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड है, रूस है, ब्रिटेन है या अमेरिका है भी। मैंने कई बार बताया है भी, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के ऊपर विदेशी जो प्रभाव है भी, विदेशी क्या है? विदेशी प्रभाव है, यानी विदेशी जो संविधान है उन संविधानों का क्या है? प्रभाव है। इसीलिए भारतीय संविधान को भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? भानुमति का पिटारा कहा जाता है। परंतु मैंने कई बार आपको बताया है भी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें किसी के अंदर अच्छी बातें लगी या अच्छाइयाँ लगे तो उसको हमें क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भी, ठीक है भी। तो विदेशी प्रभाव है हमारे संविधान के ऊपर। और भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया भी 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद जिक्र करें 395 है, 22 भाग आपको ध्यान होना चाहिए। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी भी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, वर्तमान में 12 है, 22 भाग है आज भी, परंतु 395 अनुच्छेद है आज भी, परंतु उसमें क्या क्या गया करके, वैसे तो 444 से अबव हो गए हैं इसके अंदर, ये चीज आपको पढ़ना है, ठीक है भी। तो हम जिक्र कर रहे थे भी, नीति निर्देशक तत्व है किस देश से लिए गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए थे भी। किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और खास करके मैं जिक्र करूं भी, भारत रत्न जैसे वो जिक्र करते हैं भी, सॉरी, लोक राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करने की जो परंपरा है, वो परंपरा भी हमने किस देश से ली? आपको ध्यान होना चाहिए, आयरलैंड से लिए, ठीक है भी। ब्रिटेन से हम सबसे महत्वपूर्ण आप पढ़ोगे तो क्या लेगी थी? संघात्मक शक्ति अमेरिका से। ब्रिटेन से जो हमने ली थी, आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय तंत्र लिया था भी। क्या लिया था? संसदीय तंत्र लिया था। तो अलग अलग देशों के जो संविधान है, उन संविधानों का हमारे देश के ऊपर क्या है? प्रभाव है। जहां जहां से हमें अच्छी चीजें मिली, उन अच्छी चीजों को क्या किया? हमने अपनाने की कोशिश की है। भारत का जो संविधान, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। इसीलिए हम हर साल अपना संविधान दिवस जो बनाते हैं वो 26 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है भी। और 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? और रूस की लिखना भी, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अमेजन है, नील नदी है, गंगा है या फिर बोल्गा नदी है भी? क्या है आपकी? बोल्गा नदी। एक दिन मैंने बताया भी था इसके बारे में आपको पहले भी, यानी ठीक है भी। तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको बताना भी कौन सी है। रूस से वैसे 2 महाद्वीपों में स्थित है, आपको बताया भी है मैंने, किया है 2 महाद्वीपों में स्थित है। रूस की राजधानी जो रहेगी वो मॉस्को रहेगी भी। क्या रहेगी? मॉस्को रहेगी। 2 महाद्वीप कौन सा? आपको ध्यान चाहिए, एशिया है, क्या है आपका? एशिया प्लस है यूरोप का, जैसे जिक्र करोगे एशिया प्लस यूरोप है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है भी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। मैंने आपको कई बार बताया भी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो रहेगा वो किसका रहेगा? रूस का रहेगा। और भारत कौन सा है? 7वां बड़ा देश है भी, ठीक है। इसके अलावा तो मैंने बताया भी, रूस की जो है, तो रूस की गंगा भी कहा जाता है, उस नदी को क्या कहा जाता है? रूस की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है भी। रूस की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये बोल्गा नदी है भी। कौन सी नदी है आपकी? बोल्गा नदी है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना इस चीज के बारे में। अभी देखो, या मैं बताऊं कैसे याद करोगे आप। देखो, विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछी भी, बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी का मतलब क्या होगा? बहाव क्षेत्र में भी क्या पढ़ोगे आप? बहाव क्षेत्र में। तो बहाव क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी जो रहेगी वो आपकी अमेजन रहेगी भी। कौन सी नदी आपकी? अमेजन है। और नील नदी है, ये सबसे लंबी नदी है भी। अगर आपसे पूछे भी भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और मिस्र का वरदान कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? मिस्र का
वरदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मिस्र का वरदान जो है वो आपकी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। वैसे लंबी में ये देख सकते हो भी ये आपकी क्या है, लंबी नदी है, लंबी नदी का। परंतु बहाव क्षेत्र में अगर हम जिक्र करें भी ये जो नदी बह रही है, परंतु इसका इतना इतना लंबा चौड़ा जो क्षेत्र क्या है, बहाव क्षेत्र है। तो बहाव क्षेत्र में कौन सी रहेगी, बहाव क्षेत्र में आपकी अमेजन रहेगी। और लंबी का अगर आप जिक्र करोगे तो कौन सी नदी आपकी है, नील नदी। अभी क्या है आपकी नील नदी। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आपको करवाऊंगा तो इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको इन चीजों के बारे में बताने की मैं कोशिश करूंगा। गंगा है ये भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी है। गंगा अगर आपकी पूछे भी, गंगा सबसे बड़ी नदी भी है और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 2525 किलोमीटर का क्या करती है, सफर तय करती है भी। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे भी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और बहुत महत्वपूर्ण हमने क्या करी थी, हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी एकत्रित की थी। यानी एक क्वेश्चन से हमने 10-12 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। इसी वे के ऊपर आप सब बच्चे भी चलते रहे। ठीक है भी, तो आप भी क्या होगे, सफल होगे। क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके आप सभी बच्चे जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।